हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का जो एमटीएस एग्जाम 2021 में टियर 1 में इंग्लिश भाषा में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको आज यहाँ पे शुरू किया गया है। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भर भर के उसमें इन्फॉर्मेशन डाला गया है जो कि आपके पार्टिकुलर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव होने वाला है। यह पार्टिकुलर वीडियो भी वैसे ही डिस्कस किया जाएगा जैसे पार्ट 1 था, तो इसको भी जाकर देखिए। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी देखते हैं क्वेश्चन को। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम है, इसका मीनिंग आपको ढूंढना है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का पार्टिकुलर जो इडियम है उसका मीनिंग क्या है? टू एक्सप्रेस सडन शॉक, टू एंड ऑल एक्टिविटीज, यानी कि सारी एक्टिविटी को बंद कर देना। टू कन्फेस अ क्राइम, एक क्राइम को स्वीकार कर लेना। या टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, यानी किसी पार्टिकुलर एंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना। क्या है इसका मीनिंग? और फर्स्ट का होता है अचानक से शॉक हो जाना। क्या है मीनिंग इसका, देख लीजिएगा। तो समझिए कि मान लेते हैं कि कोई बैकवर्ड कास्ट है, बीसी बैकवर्ड है ना, तो ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर बैकवर्ड है, क्या है? बैकवर्ड है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर बेंड कर रहे हैं उधर बैकवर्ड कास्ट की तरफ, तो उन लोग के सोचिए कि अपलिफ्टमेंट के लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो इससे इसको कनेक्ट कर लेना कि अगर बेंड ओवर बैकवर्ड्स होते हैं तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस पार्टिकुलर एंड की तरफ। ओके, तो यानी किसी और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं आप किसी पार्टिकुलर एंड की तरफ या किसी पार्टिकुलर काम की ओर, तो उसको बेंड ओवर बैकवर्ड्स कहा जाता है। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, टुवर्ड्स सम एंड। ओके, क्लियर। आंसर इसका डी हो गया है, देख लीजिएगा। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है किसी एंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा मेहनत या परिश्रम करना। नाउ द सेकंड एरर, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें इसको करेक्ट करना है अगर जरूरत हो तो। देखते हैं। द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को अटेंड करने की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे चिल्ड्रेन के अनुसार नॉर्मली हम लोग का टेंडेंसी होता है चिल्ड्रेन के अनुसार इसको वर देखकर सही करके चले जाते हैं, बट हो जाता है गलत। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है वर, क्या मतलब? अब ऑप्शन देखते हैं। आर लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए, या कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें चलिए समझते हैं। इसमें एक वर्ड है विथ, क्या है? विथ। तो विथ जो वर्ड है इसके पहले नाउन जो लगता है, ध्यान दीजिएगा, एक नाउन पहले आता है, एक नाउन पहले। जैसे मैं अपने पिताजी के साथ या अपने माताजी के साथ या किसी के साथ कहीं जा रहा हूँ, तो इसके बाद जो वर्ब आता है ना, ये फर्स्ट नाउन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड होते हैं विथ की जगह पर। विथ होता है, टुगेदर विथ होता है, एज वेल एज होता है, एलोंग विथ होता है, हेल्ड बाई होता है, अकम्पनीड बाई होता है, माने बहुत सारा चीज़ होता है। ओके, तो ये सब जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, इस जब आ जाता है किसी दो नाउन के बीच, तो जो वर्ब आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो इसके अनुसार जो फादर के अनुसार यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए था, ओके, वाज आना चाहिए था। ओके, बाकी सारे ऑप्शन आर प्लुरल है भी प्लुरल है, हो सकता था बट गलत हो जाएगा क्योंकि प्लुरल में है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा जाता है सी, यानी कि वाज। क्लियर है ना? चलिए, वाज क्यों हो गया, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कि जब दो नाउन होता है ज्वाइन बाय फ्लोइंग वर्ड्स, तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। उस वर्ड्स है एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ जो कि अभी क्वेश्चन में था, हेल्प्ड बाय, अकम्पनीड बाय, इटीसी। इसके बाद क्या होता है? वर्ब जो आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी कि फादर के अनुसार वाज हो गया। क्वेश्चन 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। नाउ वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट। ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या होना चाहिए कि अब से स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएंगे हम लोग? लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अदरवाइज का जो सेंस देता है ना, क्या देता है कि या तो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तो इस तरह का सेंस जो होता है वहाँ पे अल्टरनेटिव, क्या बोला? अल्टरनेटिव के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं और का। किसका यूज करते हैं? और का, यानी कि अगर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट, नहीं तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सेंस ही जा रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, करंट आंसर सी है। और एक चॉइस या अल्टरनेटिव के लिए यूज होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव है, जैसे कि समझिए यहाँ से, अगर आप नहीं जाते हो, क्या होता है? अगर स्टार्ट नहीं करते हो तो लेट हो जाओगे, यानी क्या है? अब एक चॉइस है, या तो स्टार्ट करो नहीं तो लेट हो जाओगे। तो उसके लिए यहाँ पे और लगना चाहिए। बाकी सारे वर्ड्स जो है उसका मीनिंग देख लीजिए। जो जनरली अनलेस है, क्या है? अनलेस वो निगेटिव कंडीशन को शो करता है, और अनटिल भी है से एक निगेटिव टाइम को शो करता है, कंडीशन और टाइम। अभी थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। और के बारे में डिस्कस हो चुका है, चॉइस और अल्टरनेटिव के बारे में बताता है। और बट जो है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि अपोजिट सेंस को बताता है। बट जैसे कि मेरे पास बहुत पैसे थे बट मैं कुछ खर्चा नहीं किया, ठीक है, मतलब खर्चा नहीं किया तो उस सेंस में बट लगा। क्लियर है? अनलेस और अनटिल को देख लीजिए जरा, और अनटिल का स्पेलिंग गड़बड़ाना नहीं, अनटिल में डबल एल नहीं होता है, टिल में डबल एल होता है, तो इसको कंफ्यूज मत करना।
तो अनटिल का हम लोग यूज करते हैं टाइम के लिए, और अनलेस का यूज करते हैं हम लोग कंडीशन के लिए। अनटिल का यूज टाइम और अनलेस का यूज कंडीशन के लिए किया जाता है। जैसे अगर जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक पास नहीं होगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि इफ़ यू क्या कि सेंटेंस इसको बनाता हूँ, यू विल नॉट पास अनटिल यू वर्क हार्ड। इफ़ यू विल नॉट पास अनटिल यू, या अनलेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अनलेस होना चाहिए, अनलेस यू वर्क हार्ड। और अनटिल कब होगा, जल्दी से जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे, ठीक है। यानी कि वेट अनटिल आई रिटर्न, यानी कि रुको जब तक कि मैं नहीं आता हूँ। तो उस कंडीशन में टाइम को शो करने के लिए अनटिल और कंडीशन को शो करने के लिए अनलेस, दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं के सेंस में, और टिल मतलब होता है जब तक, एक पॉजिटिव वर्ड है, याद रखना। अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा सेंटेंस में, देखेगा, चाहे अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, टिल के साथ नेगेटिव वर्ड यूज हो सकता है, जैसे नोट वगैरह। ओके, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। ना तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है ना, उसमें और क्यों डाला, और चॉइस या अल्टरनेटिव के लिए था कि अगर हम लोग जल्दी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो और चला गया। क्लियर, बाकी सारा देख लेना वर्ड्स वगैरह को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, डैश यू लाइक सम वाटर, क्या है, वुड, शुड, डू या कैन, बताइए। कैन यू लाइक सम वाटर भी हो सकता है, शुड, वुड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग किसी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पोलाइट, अगर किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो जनरली हम लोग वुड का यूज करते हैं। क्या किसका यूज करते हैं, वुड का, ठीक है। शुड का सजेशन के लिए यूज करते हैं, आगे चल आपको मिल जाएगा आंसर इसका। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग शुड यूज करते हैं, सॉरी वुड यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे, वुड। वुड यू लाइक सम वाटर, सुने होंगे, वुड यू लाइक टू टेक एन अम्ब्रेला, या कुछ भी होता है, ऐसा कुछ होता है, हम लोग बोलते हैं। वुड का कहाँ यूज करते हैं, टू शो ऑफर पोलाइटली, यानी कि कोई अगर पोलाइट ऑफर है या रिक्वेस्ट है तो उसको हम लोग यूज करते हैं। सेल का सजेशन के लिए यूज करते हैं। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी या रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कैन को भी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि मे ज़्यादा पोलाइट होता है ना रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, परमिशन वगैरह में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर बिहेवियर सी सोन द होल डे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये पॉसिबल नहीं था, क्या था, पॉसिबल नहीं था हम लोग के लिए कि जो बिहेवियर शो की, हम लोग के लिए समझना मतलब पूरा समझ के बाहर था, तो मतलब नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड। क्या गड़बड़ इसमें, इस सारे में देख लेना, वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी हर बिहेवियर सी सोन द होल डे, या टू अंडरस्टैंड, क्या गड़बड़ है। टू अंडरस्टैंड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनेटिव का यूज है, टू प्लस अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो गड़बड़ है फॉर वी में, क्योंकि फोर एक प्रीपोजिशन है, क्या है, फोर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। हाँ, अगर नाउन होता तो जनरली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में होता है, बट अगर प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होना चाहिए था, फोर वी का क्या होता है, अस, यानी कि फोर अस होना चाहिए था, यहाँ पे वी नहीं होना चाहिए था, यानी कि पार्ट नंबर ए में गड़बड़ हो गया आपका। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या है, फोर वी नहीं होना चाहिए था, फोर अस होना चाहिए था, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, सिंपल सा चाहिए था, ज़्यादा टफ कुछ है नहीं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, याद रखना। ना द क्वेश्चन नंबर 6 इज, ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल्स नोर डिड आई, नोर आई डिड है यहाँ पे, नोर आई डिड, लगता है कि आंसर पता चल गया आप लोगों को। ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल्स नोर आई डिड, इसका क्या मतलब है, हम जब वीडियो में बता रहा था, कितनी बार बता चुका हूँ, जाकर वीडियो देखो जरा। नोर है, सेल्डम है, ऑन नो अकाउंट है, ओके, अंडर नो सर्कमस्टांसेस है, एक वर्ड अभी सेल्डम हो गया, ये सब के बाद रूल ऑफ इन्वर्सन लगता है, यानी कि रूल ऑफ इन्वर्सन मतलब वर्ब देन सब्जेक्ट। तो यहाँ नोर है तो रूल ऑफ इन्वर्सन लगा दो, डिड आई होना चाहिए था, सिंपल, पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो नोर आई लाइक इट, नोर आई डिड लाइक इट, या नोर डिड आई, क्या होगा, तो डी होना चाहिए, नोर डिड आई। या देखना, ही डिड नॉट लाइक द नोवेल, उसने पसंद नहीं किया और ना ही मैंने किया, दोनों सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और बोला जाता है इसके बारे में कि नोर आई डिड की जगह पर हम लोग नोर डिड आई लगाए, तो यहाँ एक्चुअली तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ठीक है, रूल ऑफ इन्वर्सन होता है, सेंटेंस पॉजिटिव ही होता है। यही सारा चीज़ लिखा हुआ है, हार्डली है, सेल्डम है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो अकाउंट, नोर इट्सेट्रा, इसके बाद रूल ऑफ इन्वर्सन यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो उसको सही कर लेना, नोर डिड आई सही हो जाएगा। क्लियर, तो इस वर्ड्स को याद रखना, नोट डाउन कर लेना। ना इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस नेसेसरी है, अगर तो करिए इसको। एट अ नट सेल, इन अ नट सेल, इन नट सेल्स या नो इम्प्रूवमेंट, प्लीज टेल मी अ स्टोरी इन अ नट सेल, एक स्टोरी कहो नट सेल में, क्या है इसका मीनिंग। इन अ नट सेल एक इडियम है, ध्यान देना, क्या है, एक इडियम है, तो इडियम पर डायरेक्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक इडियम को आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है,
कहीं भी डाल के उसको ईरर में डाल सकता है, फिलर में डाल सकता है, कहीं भी कुछ भी डाला जा सकता है। ओके, तो आपको समझना होगा। तो इन अ नटसेल है, कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से करते जाओ, सब चीज़ क्लियरली आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं कर सकता नहीं है। इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में। क्या होता है? इन अ नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ। क्या होता है? इन ब्रीफ। इन ब्रीफ, BRIEF, स्पेलिंग भी याद रखना ब्रीफ का, तो भुला जाओगे, पता नहीं चलो कि तो यह बिल्कुल ही सही फ्रेज है ना, तो इसमें नो इम्प्लीमेंट जाएगा। ठीक है, जो इडियम ऑफ फ्रेज है बिल्कुल सही। इन अ नटसेल का मतलब होता है शॉर्टकट में, इन ब्रीफ यानी कि टेल में स्टोरी इन और नटसेल मतलब शॉर्टकट में हमको एक स्टोरी कहो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, देख लेना, यही चीज़ लिखा हुआ है। इन अ नटसेल का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। एक होता है नल एंड वॉइड, याद है कुछ? नल एंड वॉइड आया तो माइंड पे बता दिया, दे रहा हूँ। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। क्या है? इनवैलिड होता है, इसको भी याद रखना ना, बहुत अच्छा है इडियम। नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड, यानी कि किसी पार्टिकुलर जो प्रपोजल था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। सुने होंगे ऐसा चीज़ न्यूज वगैरह में ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है? कॉर्नर इज फैट, नो एरर, स्टैंडिंग इन द या द लेडी, क्या है? तो इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। देखिए, द लेडी खड़ी थी, उसके पोजीशन को दिखाने के लिए बिफोर का यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसके लिए लेडी के लिए V1 आया है, यानी कि इज आया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो नो एरर आएगा इसमें, तो देख लेना। ठीक है, बी चला गया। किसी को लगता है कि इन द कॉर्नर जो फ्रेज है वो गड़बड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन द कॉर्नर यूज होता है ऐसा ही, इन द कॉर्नर, एट द कॉर्नर वगैरह यूज नहीं होता है। नाउ आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर माई ब्रदर। टेलर को क्या बोल लेते हैं कि एक नया ड्रेस बनाना है मेरे भाई के लिए, तो उस टेलर को बोले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या गड़बड़ी है। ड्रेस फॉर मी, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस, या फॉर माई ब्रदर, क्या गड़बड़ी है? कुछ पता चल रहा है? एक चीज़, जब टोल्ड वर्ड होता है ना, टेल जो वर्ब है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, याद रखना। ठीक है, कहीं ना टेल टू भी दे देता है, तो गड़बड़ होता है, टू को हटा लेना। टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, टू जो भी ऑफ आएगा हटा लेना उसको। इस पर क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि भर के इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन जहाँ से पास्ट में पूछा गया है, सारे चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया जा रहा है। तो ध्यान से देखें, पूरा एकदम आँख नाक जो होता है ना, जितना त्वचा वगैरह सबको एकदम लाइव करके सुना करो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें। आई टोल्ड द टेलर, तो सही है, टोल्ड द टेलर, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद टू मेक अ न्यू ड्रेस, ड्रेस के पहले अ न्यू लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर माई ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर के बाद प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद आया है क्या बोलते हैं, नाउन है तो ब्रदर है, उसके बाद माई आ गया है। ठीक है, तो माई ब्रदर के बारे में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो इसमें गड़बड़ है टू मेड में। कहाँ गड़बड़ है? टू मेड में। अब टू मेड में क्या गड़बड़ समझिए, यहाँ पे एक आई टोल्ड द टेलर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी है, यानी कि टू प्लस वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू प्लस वर्ब, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, बस समझे। तो गड़बड़ ये है कि टू के बाद V1 आता है ना, V3 नहीं आता है। हाँ, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो टू के बाद V3 अगर लगाएगा भी तो बी के बाद लगाएगा, सिंपल ही नहीं लगाएगा। तो याद रखना 2B प्लस V3 या 2 प्लस V1 यूज होता है। ज़्यादा माथा इसमें खपाएंगे नहीं, पार्ट नंबर सी में गड़बड़ हो गया, इसको टू मेक कर लेना, सही हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज है, इन्फिनिटी याद रखना, इन्फिनेटिव ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज डैश वी कुड इंटर इट। अब देखो सेंटेंस बहुत सारा, कोई बोला कि आफ्टर भी भर सकते हैं, कोई बोला अंटिल भी भर सकते हैं, अनलेस भी भर सकते हैं, लेकिन मेन खेल है इसमें, यानी कि एंट्री गेट जो था बंद हो चुका था, डैश वी कुड इंटर इट, यानी कि जब से हम लोग मतलब क्या लगना चाहिए उसमें, वी कुड इंटर इट मतलब हम लोग जब तक चल पाते, मतलब उसमें इंटर कर पाते, उसमें कर पाते का सेंस जा रहा है यहाँ पे। तो देखा जाए तो उसमें ऑप्शन बिफोर डाल के देखो, तो द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड बिफोर वी कुड इंटर इट, यानी कि हम उसमें जा पाते, उससे पहले बंद हो चुका था। करेक्ट मीनिंग जो है इस सेंटेंस का सिर्फ बिफोर से ही जाएगा। अनटिल और अनलेस का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि नहीं वगैरह सेंस नहीं जा रहा है, अनलेस अभी कोई कंडीशन का बात नहीं है। आफ्टर का मतलब नहीं है, क्योंकि क्या इंटर करने के बाद गेट बंद होगा, ऐसा तो कोई सेंस नहीं है। उन लोग के वी कुड जो है ना इंटर इट, इसका मतलब होता है कि हम लोग कर सकते उससे पहले बंद हो चुका था। तो यहाँ पे करेक्ट सेंस जो है से बिफोर ही देगा ना, बिफोर मतलब पहले। बाकी सारे वर्ड्स जो है से बिफोर इज यूज्ड बिफोर सेकंड एक्शन व्हेन द फर्स्ट एक्शन अकर्ड, यानी कि गेट बंद हो गया था, उसके बाद कुछ एक्शन हुआ तो सेकंड एक्शन के पहले हम लोग बिफोर यूज कर देते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो बिफोर इसीलिए यूज हुआ कि बिफोर जो है तो कोई फर्स्ट एक्शन हुआ और सेकंड एक्शन होने वाला था, उसके पहले बिफोर का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो देख लेना ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलो इडियम है, द बॉल इज इन वंस कोर्ट। कोर्ट क्या होता है? जिस फील्ड पर टेनिस खेला जाता है उस फील्ड को कोर्ट कहा जाता है। पता है, टेनिस से बहुत टाइप का कोर्ट होता है, ठीक है, कहीं कहीं रेड होता है, क्ले पर भी खेला जाता है, हार्ड कोर्ट होता है, पता है, अलग अलग के लिए देख लें जाके, इंपॉर्टेंट है। नाउ द बॉल इज इन वंस कोर्ट, यानी कि बॉल जो है से आपका कोर्ट में है। अब ध्यान देना, जैसे कोर्ट होता है इसको समझने के लिए देखिए, जैसे टेनिस का यहाँ पे जाली लगा हुआ है, ठीक है, उधर एक प्लेयर है, एक इधर प्लेयर है। अब जो है से बॉल इसके तरफ है, ध्यान देना, टेनिस का जो बॉल है इधर है, यानी कि पूरा जिम्मेदारी अब इसी के ऊपर है। ध्यान देना कि अब इसको ही मार सकता है, कि गिराएगा, कि उसको गोल पूरा उसमें इसको ऐसे हरा देगा, क्या करेगा, सब जिम्मेदारी इसी प्लेयर पे है। तो यानी कि अगर कोई बॉल, टेनिस कोर्ट अगर बोला जाता है कि अगर कोई जो आपके बॉल जो है से आपके कोर्ट में है, यानी कि क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा, पार्टिकुलर टाइप का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप ही पर है। अब देखिए ऑप्शन, टू बी फेयरफुल ऑफ फर्दर एक्शन, आगे कोई काम करने से डरना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर एक्शन, इंडिसिसिव व्हाट टू डू, यानी कि पता नहीं चल रहा है क्या करें, या स्टॉप प्लेइंग द गेम, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो इसका यही ना हुआ कि जब अगर टेनिस का बॉल जो है आपके कोर्ट में है तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप मारते हैं कि आप खुद गिर जाते हो, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर एक्शन, यानी कि आगामी जो कार्य होगा, फर्दर मतलब नेक्स्ट होता है ना, आगामी मतलब आगे जो काम करने वाले हैं, ठीक है, फर्दर मतलब थोड़ा सा और आगे, मतलब जो आगे काम करने वाला उसका होता है, मीनिंग होता है फर्दर। तो फर्दर एक्शन के लिए यानी आगामी काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अगर आपका कोर्ट में चला जाता है बॉल टेनिस का, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मीनिंग हो गया। चलो अब आया सिनोनिम ऑफ डीपेन। डीप मतलब क्या होता है? गहरा, और डीपेन मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गहराना, ठीक है। तो क्या मीनिंग है इसका देखेंगे, सूद, काल्म, इंटेंसिफाई या रिलीव, क्या होता है इसका मीनिंग? तो देखो डीपेन का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा इंटेंसिफाई। तो इंटेंसिफाई का मतलब ही होता है डीपेन करना, ये इंटेंस मतलब और ज़्यादा गहरा करना, इंटेंस करना, तो उसको इंटेंसिफाई हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ सूद, काल्म, रिलीव, सबका मीनिंग थोड़ा सा ना एक जैसा है, यानी कि सबका मीनिंग क्या होता है? सूद मतलब होता है थोड़ा सा, देखो देख लो यहाँ से, जो डीपेन है इसका मतलब तो देख ली, इंटेंसिफाई, एक्सकेलेट या मशरूम, ध्यान देना, याद रखना, एक्सकेलेट मतलब ही होता है एक्सकेलेट मतलब डिपेंड करना, ठीक है, क्या करना? डिपेंड करना, इंटेंसिफाई करना। एक्सकेलेट में उकसाना भी मीनिंग होता है ना, याद रखना, इसको बार एग्जाम में आ चुका है ना। रिलीव का क्या मतलब होता है? रिलीव का मतलब होता है लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का इफेक्ट को कम करना। और सूद मतलब ही होता है काम करना या आराम कर देना, ठीक है, शांत करना। तो सबका मीनिंग लगभग जो तीनों वर्ड्स था, सूद हो गया, काम हो गया, रिलीव हो गया, सबका मीनिंग लगभग क्या जा रहा था? सेम जैसा, यानी कि वो सब एंटोनेम्स हो सकता है डिपेंड का, ठीक है, क्या हो सकता है? डिपेंड का एंटोनेम हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड को मूव करेंगे। सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ एक्यूट। चलो एक्यूट का मीनिंग हमको ढूंढना है। एक्यूट जो वर्ड है उसका मतलब होता है तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण। जैसे देखे हैं ब्लेड, ब्लेड का धार देखे वो कितना तीक्ष्ण होता है, तो एक्यूट का मतलब तीक्ष्ण होता है। तो उसका मीनिंग खोज लो क्या होगा, एंटोनिम खोजना है, यानी कि अपोजिट मीनिंग। डार्क, क्लेवर, एंगल या ब्लंट। एंगल जान मुझके डाला कि सब देखेगा ना एक्यूट, एंगल मार देगा, गड़बड़ा जाएगा भाई। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा तेज, तीखा। इसका होता है ब्लंट, नहीं बोलता कहते बहुत ब्लंट आदमी हो यार, तुम बहुत भोथर आदमी हो, ठीक है, यानी कि जिसका एज जो होता है, किनारा होता है पूरा चौड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो कुछ काम के नहीं रहा। जैसे चाकू में ब्लंट हो जाता है तो वो काम नहीं करता है, सब्जी नहीं काटता है, ठीक है। तो इसका एक्यूट का करेक्ट एंटोनिम हो गया ब्लंट। बाकी सबका तो मीनिंग डार्क, क्लेवर का तो जानना आपको जरूरी है नहीं, मतलब इतना ईजी है तो क्या जानोगे, मतलब बताना, डिस्कस करना भी टाइम पास है। सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, यानी कि अनेक शब्द के बदला एक शब्द, ठीक है, इसको खोजना है। जैसे में जो रात को चलता है उसे निशाचर कहते हैं, इस तरह का। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि एक ऐसा आदमी जो वह नहीं है उसे बनने की कोशिश करता है। यानी कि आप किसी, जैसे कोई होता है कोई कंपनी में मालिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसको कुछ मिला तो क्या हो गया, वो जो है से कोशिश करने लगा, क्या करने लगा? कोशिश करने लगा कि हम मालिक हैं। जैसे में आप लोग मूवी देखे होंगे गजनी, उसमें जो आसिन है उसको कुछ नहीं जानती है वो संजय सिंह खाने के बारे में, लेकिन फिर भी उस ऐसा एक्ट करती है जैसे वो सब कुछ जानती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेट करना। आंसर ही मिल गया, क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट, ठीक है, क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट, ठीक है। और इस तरह का टेंडेंसी जो ऐसा आदमी जो करता है उसको हम लोग टेंडेंसी को हिपोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपोक्रेसी। और हिपोक्रेसी में ध्यान देना HYPOCRACY हो जाएगा हिपोक्रेसी में, ठीक है ना। तो स्पेलिंग याद रखना,
ये हिपोक्राइट है, वो हिपोक्रेसी होगा, यानी कि जो हिपोक्रेट टाइप का आदमी होता है उस टेंडेंसी को हिपोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी सारे मीनिंग वर्ड्स जो है उसका मीनिंग देखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो है, जो नहीं है वैसा बनने का जो कोशिश करे उसको हम लोग हिपोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक फॉल्स आदमी बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है। ढोंगी बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हो, ढोंगी। एक्रोबैट मतलब क्या होता है, एक्रोबैट मतलब होता है आतिशबाज टाइप का आदमी। क्या होता है, आतिशबाज, जो कि जो सर्कस वगैरह में अपना जो क्या बोलते हैं बहुत सारा अलग अलग तरह के करतब नहीं दिखाता है, उसको एक्रोबैट बोला जाता है। ठीक है, नाउ क्यूरेटर क्या होता है, कोई म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं, यानी कि संग्रहालय अध्यक्ष, संग्रहालय अध्यक्ष, समझ रहे हो, संग्रहालय का जो अध्यक्ष होता है उसको क्यूरेटर बोला जाता है, यानी कि इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम। आई होप कि क्लियर होगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में करो, जो भी इंप्रूवमेंट लगेगा हमको आप अकॉर्डिंग टू यू कैन बी मेड। सिलेक्ट द एंटोनिम। अब फर्टाइल का एंटोनिम आपको ढूंढना है, एंटोनिम क्या होगा इसका। अब फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल एक ऐसा लैंड होता है जो उपजाऊ होता है। क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो यानी कि एक ऐसा भूमि जिस पर कोई चीज़ ना उगे, वही नहीं सा करेक्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होगा। तो क्या होना चाहिए, सिविलाइज होना चाहिए, सेन होना चाहिए, बैरन होना चाहिए या ऑब्नॉक्सियस होना चाहिए। आप लोग सुने होंगे बैरन लैंड, बैरन लैंड के बारे में। ठीक है, बैरन लैंड, वैसे बैरन आइलैंड कहाँ है बताओ तो जरा कमेंट बॉक्स में, जीके पढ़ रहे हो बैरन आइलैंड कहाँ है बताओ जरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बैरन। क्या हो गया, बैरन हो गया करेक्ट आंसर। ओके, चलो, तो फर्टाइल का एंटोनिम हो गया बैरन। ओके, क्या हो गया, बैरन। बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लेना। देखो जैसे होता है, फर्टाइल का मतलब होता है प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल या प्रोलिफिक, याद रखना इस सब का फर्टाइल होता है मीनिंग। इसका एंटोनिम हो जाएगा बैरन, यानी कि इनफर्टाइल, एरिड, एरिड सूखा जगह, या स्टेराइल भी वर्ड होता है ना, स्टेराइल। सेन का मतलब होता है नॉट क्रेजी या सेंसिबल, जो समझदार आदमी होता है उसको सेन बोलते हैं। अब इसका अपोजिट होता है इनसेन। अब इनसेन वर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसका मतलब होता है पागल, मैड टाइप का आदमी। ठीक है, इनसेन का मतलब पागल टाइप, मैड टाइप का आदमी होता है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्शनेबल एक तरह से चीज़ होता है, यानी कि जिस पर ऑब्जेक्शन किया जा सके, यानी कि हेटफुल भी इसका मीनिंग जाता है। ठीक है, अनप्लेजेंट, घृणात्मक, जो अच्छा नहीं लगे उसको बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। ठीक है, याद रखना। तो हो गया, चलिए एक वर्ड सिविलाइज आया है ना, सिविलाइज मतलब होता है सभ्य। क्या होता है, सभ्य। इसके लिए एक वर्ड होता है अर्बेन, ध्यान देना, अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, याद रखना एग्जाम में आ चुका है। अर्बेन मतलब अनसिविलाइज्ड होता है, तो अर्बेन का अपोजिट हो जाएगा सिविलाइज्ड। वर्ड को याद रखना। ये भी आपका करेक्ट वर्ड है, खोजना है, वैक्यूम। वैक्यूम को बताना है कौन सही होगा, देखो जरा, VACCUM, VACCWM या VACWM या VACUMM, कौन सा सही होगा बताओ जरा। जो नॉर्मली सबको लोग जो गलती करता है वैक्यूम लिखने में, जो मैं नोटिस किया हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो करता है VACCUM सबको लिखता है। क्या होता है, VACCUM लिखता है, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड गलत है। सही वर्ड होता है VACWM होता है वैक्यूम का, और कितनी बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है आप कह नहीं सकते हो। तो खोज लो भाई कौन सा रहा है, VACWM। आई होप कि ऑप्शन नंबर सी में है। होप क्या दिख रहा है यार, बंदा थोड़ी हो, तो सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ पर कुछ ना हो, एयर भी ना हो। निर्वात में कितना स्पीड है लाइट का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर सी हो गया। स्पेलिंग अच्छा से रखना। नेक्स्ट वर्ड है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही है, इसको देखना करेक्ट स्पेलिंग कौन है। हॉटीनेस ऐसे लिखाता है, हॉटीनेस ऐसे लिखाएगा, हॉटीनेस या हॉटीनेस, क्या होगा सही स्पेलिंग। तो देखो वर्ड होता है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी मतलब एक्चुअली में होता है घमंडी टाइप का आदमी। क्या होता है, घमंडी। और इसी का हॉटी जो एक एडजेक्टिव है, इसको नाउन बना के नेस लगा दिया गया है। ठीक है, तो हॉटीनेस एक नाउन है। ओके, और हॉटी एक एडजेक्टिव है। तो हॉटी को NES करके एक नाउन बना दिया गया। तो आई वाई, जो लास्ट वाला वाई होता है वो चेंज आई में चेंज होता है, वो NES लग जाता है। आप लोग सुने होंगे, मतलब जानते होंगे नाउन बनाने का तरीका होता है। तो वर्ड है हॉटीनेस। हॉटीनेस का मतलब होता है घमंडी। ध्यान देना क्या होता है, घमंडी। एक ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है हॉटीनेस, एक ऐसा घमंड जो यह सोचता है कि हम औरों से बेहतर हैं। तो उस तरह का टेंडेंसी के लिए हम लोग हॉटी वर्ड यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आप समझ रहे हो कि हम औरों से बेहतर हैं, घमंडी टाइप का इंसान, उसके लिए हॉटी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट HAUGHTY हॉटी हो गया। INESS लगा लो और सही स्पेलिंग चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। बात समझ में आ गई।
बाकी सारे फालतू के वर्ड है, मतलब फालतू क्या वर्ड है, मतलब गलत वर्ड है। हॉटीनेस मतलब अनफ्रेंडली बिहेवियर, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर नहीं, वही घमंडी टाइप का आदमी। और घमंडी के लिए एक वर्ड याद रखना, स्नोब। स्नोब मतलब ही घमंडी होता है, याद रखना। जो आता है बताते जाऊँगा। अब एक जो है से फिलर है ना, ध्यान देना, इसमें आपको पैसे दिया गया है और उसमें फिलर्स है, ठीक है, उसको फिल करना है। ह्यूमनिटी के बारे में है, देखते हैं। ह्यूमनिटी कैन बी डैश एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है। द पेक्यूलियर नेचर, यानी कि पेक्यूलियर में स्पेशल टाइप का होता है नेचर ऑफ, देखो एक तो आंसर यहीं से मिल गया, पढ़ते पढ़ते ना अचानक से आ गया। नेचर डैश मैन, देखो अब ऐसा क्यों हुआ, रीडिंग करोगे ना तो वर्ड्स अपने आप कनेक्ट होते जाता है। डैश मैन बाई विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड डैश अदर बीइंग्स, being human dash not mean that an individual possesses humanity. One of the outstanding example of extraordinary humanity in a human being has been portrayed beautifully by मदर टेरेसा। चलिए, यानी कि ह्यूमनिटी के बारे में बात किया गया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉन्वे करने की बात की जा रही है कि मदर टेरेसा के जो है से ह्यूमनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके रखी है। पोर्ट्रेट मतलब उसको उतारा गया है, ठीक है। ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है, कहने का मतलब ये है। पैसेज ह्यूमनिटी के बारे में है, आइए सब मीनिंग देखते हैं। मीनिंग देखने से पहले कोई कोई जो वर्ड्स है उसको आप लोग क्लियर करता हूँ, ठीक है। पोसेस वर्ड को याद रखना, देखो ध्यान देना, POSSESS सिंगुलर वर्ड है इसका, मतलब ई प्लूरल वर्ड वर्ब हो गया। इसको ES लगा के इसको सिंगुलर बनाया जाता है, यानी कि पोसेस ओरिजिनल वर्ड है V1 फॉर्म में, SIS प्रेजेंट टेंस में इसको लगाता है। SSESS होता है, एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। पेक्यूलियर मतलब होता है स्पेशल टाइप का, पेक्यूलियर मतलब स्पेशल या पार्टिकुलर टाइप का बोल सकते हैं। और कुछ वर्ड, हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब तो जानवे करते हैं, वो स्पेशल टाइप का होता है, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अपने तरह का अलग। और क्या है, हाँ, पोर्ट्रेट का मतलब उसको क्या करना, मतलब मतलब चित्रांकन करना या उसको दिखाना, उस तरह का मीनिंग आप लोग ले सकते हैं। तो आई होप कि ठीक हो गया, बाकी तो सारा पैसेज के आंसर में ही मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं, ह्यूमनिटी कैन बी, जो वर्ड कैन है ध्यान देना, क्या है, कैन, उसके बाद बी लगाया है। अब बोलो तो कितना बार बता चुका हूं कि कैन के बाद V1 यूज होता है, लेकिन अगर V3 यूज करना होगा तो कैन के बाद बी आया तो V3 यूज होगा। बोलो तो बोले नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। लगाओ और टिक करो और चले जाओ, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन द पेक्यूलियर नेचर, यानी कि पार्टिकुलर नेचर होता है किसका, ऑफ मैन होना चाहिए, टू मैन होना चाहिए, इन मैन होना चाहिए, एट मैन होना चाहिए। तो देखिए, कभी हम लोग रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफ यूज करते हैं, किसका, ऑफ का। काके की का रिलेशन होता है ना, जिससे कि अगर पोसेसिव आप लोग बनाओगे तो दो चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, एक एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एक ऑफ पैटर्न का यूज करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है पोसेसिव, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज करते हैं, किसका, ऑफ का यूज करते हैं, यानी कि नेचर ऑफ मैन, या बोल सकते हैं आप लोग किसी, अगर कोई पार्टिकुलर टाइप का आप लोग को एग्जांपल लेना है, द लेग्स ऑफ टेबल बोल सकते हैं ना ऐसे। तो रिलेशन दिखाना होता है हमको, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है। तो क्या यूज करोगे यहाँ पे ऑफ यूज कर लो, क्या यूज करना है, ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ चला गया, ठीक है, क्या चला गया, ऑफ, यानी कि रिलेशन के लिए ऑफ लग गया। अब देखते हैं बाकी सारे ऑप्शन को भी टिक लगा, मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सही आंसर ऑफ हो गया। टू जो होता है, टू डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, याद है ना, गोइंग टू मार्केट, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए टू यूज करिए। इन और एट का यूज हम लोग टाइम के लिए करते हैं यूज, क्या इसके लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं और प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, याद रखना। छोटा टाइम होगा उसमें एट लगेगा, बड़ा टाइम होगा उसमें इन लगेगा। छोटा प्लेस होगा उसमें एट लगेगा और बड़ा प्लेस होगा उसमें इन लगेगा। तो याद रखना इसको, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आई एम लिविंग इन पलामू एट झारखंड, क्या होना चाहिए बताओ, आई एम लिविंग इन पलामू एट झारखंड, या इन झारखंड होना चाहिए, एट पलामू होना चाहिए। तो एट पलामू इन झारखंड होना, क्योंकि पलामू जो है झारखंड के अंतर्गत आता है, तो पलामू एक रिलेटिवली, झारखंड एक छोटा प्लेस है, तो उसमें एट लगेगा और झारखंड के पहले इन लगेगा, यानी कि आई एम लिविंग एट पलामू इन झारखंड। क्लियर, क्लियर है ना। नेक्स्ट, नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करो, कमेंट बॉक्स खुला है यार, करो। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी करना है। हम कहाँ तक थे, थर्ड तक ना, सेकेंड तक थे। नेक्स्ट है, बाई विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड। एक वर्ड होता है डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड जो लिखा हुआ है, एक होता है डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट। तो कोई कोई पार्टिकुलर टाइप का वर्ड जो होता है अपने बाद पार्टिकुलर टाइप का प्रीपोजिशन लेता है, तो आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। तो डिस्टिंग्विश्ड हो या डिफरेंट हो, अपने बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। फ्रॉम लगाओ आगे बढ़ो, फ्रॉम लगाओ आगे बढ़ो, क्या करना है इसमें, ओके।
तो चलो इसको डी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे। याद रखना डिस्टिंग्विश या डिफरेंट फ्रॉम, जैसे आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पर्सन्स इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। तो डिफरेंट के बाद या डिस्टिंग्विश के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक 4। ब्लैंक 4 के लिए आपको खोजना है, अब क्या है, बीइंग ह्यूमन डैश नॉट मीन। देखिए अब ह्यूमन के साथ क्या लगना चाहिए, डज, हैड, हैज या डिड। देखो बीइंग ह्यूमन के बाद देखो ऑप्शन को ना निगलेक्ट करने की कोशिश करो। कभी भी अगर सेंटेंस तो क्या बोलते हैं, ह्यूमन डिड नॉट मीन दैट। सेंटेंस जो एक जनरल फैक्ट की बात कर रहा है, तो जनरल फैक्ट बोलेगा ना तो प्रेजेंट टेंस की बात करेगा, तो पास्ट टेंस में मत जाना। देखो जनरल जो हम लोग बात कर रहे हैं फैक्ट की, उसको प्रेजेंट टेंस में, पैसेज ही प्रेजेंट टेंस में है, तो पास्ट टेंस तो लगेगा नहीं, हैड तो लगेगा नहीं, पास्ट टेंस में कट गया। हैज और डज बन सकता है, क्या बन सकता है, हैज और डज। तो जब हैज लगाओगे भाई, तो हैज के बाद देखोगे ना कि आगे भीतरी है कि ना मेरा, तो भीतरी तो है नहीं। मिंट रहता तो कुछ हम लोग सोचते भी, लेकिन मीन यानी कि V1 है। और हम इतना बार बोल चुके हैं कि डू के किसी भी फॉर्म के साथ, चाहे डू हो, डज हो, डिड हो, उसके बाद हमेशा V1 आता है। तो कितनी बार बताऊँ आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है, जाके यार प्रीवियस वीडियो देखो, बहुत बार चर्चा की जा चुकी है इस चीज़ के बारे में कि डू के किसी भी फॉर्म के साथ V1 लगता है तो मीन है V1, तो यहाँ पे डज लगना चाहिए। अब ह्यूमन एक आदमी, उसके साथ ES ही लगेगा ना, अब एक आदमी के लिए डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। आई होप कि क्लियर होगा। हैज क्यों लगेगा, क्योंकि उसके बाद V3 मांगता है, ठीक है। नाउ द 22nd जो क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमको जो ब्लैंक 5 है उसके लिए करना है, वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब द है, ध्यान देना, द के पहले कोई भी डिग्री आता है तो देखो मोर, मेनी, मच, मोस्ट क्या लगना चाहिए। तो एक तो यार सिंपल से समझो ना, द के बाद एक सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो क्या हो जाएगा, मोर होना चाहिए या मच होना चाहिए या मोस्ट होना चाहिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोस्ट होना चाहिए, क्या मोर, मेनी, मस्ट नहीं होगा ना, क्या होगा, मस्ट होगा, क्योंकि हमको बात किसी कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री का पहले आर्टिकल द का यूज करता है, तो इस चीज को पकड़ो यार, द को पकड़ो ना, कि द यहाँ पे दिया हुआ है तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री यानी कि मोस्ट लगना चाहिए, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर आता है 23rd, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव और एक्टिव वॉइस। अब देखो ना एग्जाम में ना डायरेक्ट बोलेगा नहीं आपको कि पैसिव में चेंज करो, आपको देख के खुद समझना होगा कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली से टेंस जो होता है से पैसिव वॉइस में होता है। अगर थोड़ा सा परफेक्ट टेंस के बारे में आइडिया हो तो उस थोड़ा सा एक्टिव पैसिव उसका थोड़ा फॉर्म दोनों सेम होता है, तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन का दूर रखना है। बाकी जितने भी पैसिव वॉइस वगैरह होंगे, ठीक है, उसका में जनरल फॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 यूज किया होगा, उसके बाद बाई वगैरह भी यूज किया होगा, तो देख लेना। तो ये तो सेंटेंस थोड़ा सा अलग ही टाइप का है। देखो योर स्टाफ शुड बी हियर्ड, योर स्टाफ शुड बी हियर्ड, तो क्या इसका मीनिंग होना चाहिए, बी हियर्ड है तो बी हियर्ड है, शुड है यानी कि मॉडल्स का है ना, क्या है यहाँ पे मॉडल्स का एक्टिव पैसिव है। तो मॉडल्स के बाद मैं पहले बता चुका हूँ कि मॉडल्स के बाद बी लगता है और V3 लगता है, तो वही तो दिया हुआ, योर स्टाफ शुड बी हियर्ड, क्या होता है, योर स्टाफ शुड बी हियर्ड। तो देख लेना, ऐसा तो यूज कर दिया। और ना एक और चीज़ होता है, जैसे कि एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, उसका भी पैसिव इसी तरह से बनता है, क्या बनता है, उसका भी पैसिव इसी तरह से बनता है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में यह इम्परेटिव सेंटेंस था, मॉडल्स का बात नहीं था यहाँ पे, लेकिन मॉडल्स का भी यही कॉन्सेप्ट लगता है ना, मॉडल के बाद B प्लस V3 लगता है, उसको भी याद रखना। यहाँ पे एक्चुअली में सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या होना चाहिए, देखिए हियर ऑब्जेक्ट होता है, बाई के बाद या बी के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट पहले चुनो। एक्टिव वॉइस में वही सब्जेक्ट बनता है, तो हियर, फिर यो का यू बना और स्टाफ हो गया, शुड। तो अब आगे समझेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों हुआ। देखो जैसे एक्टिव वॉइस में अगर इम्परेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे गो देयर, पैसिव लगता है गो, जो यहाँ आता है क्या आता है, गो आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, यू हिडन रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो यू आर या हम लोग जो भी यूज करते हैं, या यू आर रिक्वेस्टेड या यू शुड भी, ऐसे करके हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो देख लेना सेंटेंस को, क्या हो गया, हियर योर स्टाफ यानी कि योर स्टाफ शुड बी हियर, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आना, उसके बाद क्या बोलते हैं ले आना शुड, उसके बाद भी लगा के V3 कर लेना। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, आंसर ए जाना चाहिए, यानी कि हियर योर स्टाफ। स्टाफ मतलब ऑफिस में जो साथ में काम करते हैं उसको स्टाफ बोला जाता है, ठीक है। तो यही हो गया, हियर योर स्टाफ
यानी कि योर स्टाफ शुड बी हियर्ड। ठीक है, चलो बन गया इंप्रेटिव सेंटेंस का। यही होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद शुड के बाद बी, उसके बाद भी 3 इसका पैसे बनता है। अब एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है 24, क्या है? पंक्चुएशन, प्लीजेंट, पंजेंट या परमिटेड। क्या गड़बड़ है इसमें? कौन सेंटेंस सही लग रहा है आपको बता सकते हैं? इसमें तीनों के तीनों गलत है, सिर्फ पंक्चुएशन को छोड़कर। गड़बड़ क्या है हम लोग देख लेंगे आगे। पंक्चुएशन में PUNCTUATION पंक्चुएशन होता है। पंक्चुएशन मतलब पंक्चुएशन विराम चिन्ह जितना है, फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है, सेमीकोलन, कोलन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, जितने सारे होता है वो सब किस में आते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर का, इसको भी देखना होता है। पंक्चुएशन का स्पेलिंग बिल्कुल सही था। प्लीजेंट में क्या गड़बड़ी था? वहाँ पे देखो प्लीजेंट, ध्यान देखो PLEACENT लिख दिया था, जबकि प्लीजेंट में PLEACENT होता है, तो ध्यान से देखना। परमिटेड में वहाँ पे गड़बड़ था, पर शायद वहाँ पे डबल M लिख दिया था, डबल M। या परमिट का स्पेलिंग होता है T, ऐसे परमिट। जब इसको हम V3 बनाते हैं तो यही जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको डबल करके ED लगाते हैं, याद है कुछ? तो परमिटेड बन गया। पंजेंट, पंजेंट स्पेलिंग गलत था, आपको इसको पता होना चाहिए। पंजेंट मतलब होता है तीखा, पंजेंट मतलब तीखा, PUNGENT, और वहाँ पे GANT था तो गड़बड़ हो गया था। तो पंजेंट मतलब तीखा होता है ना, तीखा, बिटर टाइप का बोल सकते हैं। नादर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका पार्ट 2 का। इस सेंटेंस को क्या करना है आपको? जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है अगर जरूरत है तो। माई मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स हैड गोन ऑफ। ये जो ऑफ है OFF, इसका यूज हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं, यानी कि कभी भी हमको सेपरेशन दिखाना होता है तो वहाँ पे इस ऑफ का यूज हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? ऑफ मतलब सेपरेशन लगाओ। बार बार मैं बोलता हूँ ना, फ्री फायर खेले हो उसमें लिखता है गेट ऑफ। गेट ऑफ मतलब बाहर निकलो भाई गाड़ी से, देखना जाके, अब खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जाके सर्च कर लेना, ठीक है। गेट ऑफ मतलब बाहर निकलो। तो ऑफ मतलब गोन ऑफ मतलब चला गया, लाइट के बारे में बात किया जा रहा है। तो सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है? हैड गोन ऑफ को रिप्लेस करना है, क्या होना चाहिए? गोइंग गोन ऑफ होना चाहिए, गोइंग ऑफ होना चाहिए, बीइंग गोन ऑफ या वेंट ऑफ। क्या होना चाहिए? वेंट क्या है? गो, वेंट, गोन ना, V2 है गो का। तो क्या होना चाहिए इसमें? तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए D। क्या होना चाहिए? D, वेंट ऑफ। अब वेंट ऑफ क्यों होगा से समझो। जैसे कि पास्ट में दो काम हो रहा है, जैसे कोई काम एक कंटिन्यू है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, उसी बीच एक दूसरा काम हुआ, तो जो काम पास्ट में हो रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूड एक्शन होगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जबकि जो बीच में काम हुआ वह उसी बीच में हुआ, तो जो बीच में तुरंत होता है उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि आप कुछ काम कर रहे थे पास्ट में और कोई बेल रिंग किया था, बेल रैंग बोलिएगा, ठीक है। समवन रैंग माई बेल, समझे बात को? इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। बीच में कोई काम होता है। हैड गोन ऑफ का तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जो काम पहले समाप्त हो चुका था, ठीक है, हो चुका था पास्ट में, उसके लिए। एक उसी के बीच में काम हुआ उसके लिए नहीं है, ओके। तो इसका अलग यूज है, तो देख लेना इसको, समझ गए? यहाँ पे लिख भी दिया गया है। कंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट है, जो कि पास्ट में हो रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस लगाना, और जो उसी बीच में कोई काम होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर लेना है। क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस का यूज आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद V4 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो यही सारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, देख लेना। राइटिंग पैड नहीं है, उसके चलते थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। उतना बुरा भद्दा तो नहीं लिख रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, ये खत्म हो, अब 25 क्वेश्चन ओवर हो चुका है, ओके। तो अपना फीडबैक जरूर देके जाना है कि कैसा लगा वीडियो, और कोई पार्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम आता है इस सेट से रिलेटेड तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेरी को पेस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।